ओके क्लास, तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स चैप्टर 1। और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किए थे। और जाते जाते मैंने आपको एच सी एफ एल सी एम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने एच सी एफ एल सी एम पे बेस्ड कराया था, शॉर्टकट भी बताया था निकालने का, लोएस्ट डिग्री एंड हाईएस्ट डिग्री। एल सी एम के केस में कौन सी डिग्री देखते हैं, लोएस्ट या हाईएस्ट? लोएस्ट। लोएस्ट। और एच सी एफ के केस में हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री। डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमने कल किया था। तो अगर आपको वो चीज़ याद है, कल वाली बात, तो आप मुझे फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर भी समझाऊंगी, आप क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ इधर। देखो, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए हुए हैं, ए की बाकी बच्चे भी बताएं ज़रा। इसका एच सी एफ एक्स वाई स्क्वायर कैसे आया, कैसे आया? देखो, दोनों फैक्टर्स देखो आप, दो फैक्टर है ना, एक्स और वाई, और उनकी पावर्स हैं अलग अलग। तो एच सी एफ जब हम निकालते हैं तो दोनों फैक्टर्स की लो हाईएस्ट डिग्री जो होती है, एच सी एफ पूछा है मैंने, एलसीएम पूछा है? एच सी एफ पूछा है ना। एचसीएफ। एच सी एफ के केस में क्या देखेंगे, लोएस्ट डिग्री देखेंगे। तो एक्स की लोएस्ट डिग्री दोनों जगह देखो, लोएस्ट डिग्री कौन सी है, एक्स। और वाई की लोएस्ट डिग्री दोनों जगह में से कौन सी लोअर है, छोटी कौन सी है, स्क्वायर। वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर इसका एच सी एफ होगा। देखो, आपको पेन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बोलो, समझ आया बेटा? अच्छा, अगर मैं यस इसी मैम। इसी क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछूं आपसे, तो क्या होना चाहिए एलसीएम? एक्स क्यूब वाई मैम क्यूब। वाई क्यूब वाई क्यूब। वेरी गुड, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आ गया? ये इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स के एमसीक्यू में मिल सकते हैं, और इसमें बेसिक मैथ्स में भी आ सकते हैं। बेसिक मैथ में हो सकता है ये 2 मार्क्स में दे दे इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपको आना चाहिए, करना है ना। और ये बहुत इजी है एक्चुअली। अगर आपको लिख कर करना है तो आप इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने कल ये वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको शॉर्टकट में करना एमसीक्यू है तो आपको लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, उसमें आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब ये पूछेगा लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ, क्योंकि एच सी एफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एच सी एफ, जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे 5 दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में से पहले ही 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ही 5 माइनस कर देंगे, और उसके बाद 5 माइनस करने के बाद जो दो नंबर्स मिलेंगे हमें, उनका एचसीएफ निकालेंगे। सेम हम नीचे करेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, तो 5 बचे, रिमाइंडर 5 बचे। तो अगर हमें पता है कि डिवाइड करने पर 5 बचने ही वाला है, तो हम क्या करें, पहले ही क्यों ना 5 इनमें से माइनस कर दें। भाई, अगर आपको पता है कि 2 से जब आप 17 को डिवाइड करोगे तो आपको 1 बचेगा, आपको मालूम है ये चीज, यानी कि अगर आप 1 पहले ही माइनस कर दो 17 में से, तो ये नंबर जो मिलेगा ना, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसमें। तो आपको जो रिमाइंडर दे रखे हैं ना, उन्हें आप पहले ही माइनस कर देते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं एचसीएफ की। यानी हम निकाल रहे होते हैं कि वो नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इस चीज का ध्यान रखना। तो एचसीएफ निकालने के इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दो नंबर है 245 और 1029, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे पहले ही। 5 माइनस किया तो हमें मिला 240 यहाँ पर, और यहाँ क्या मिला हमें, 1024। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा, तो उस नंबर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वैसे भी जहाँ पे लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट ये वाले वर्ड आए ना, आप समझ जाओ आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको निकालना किसका है, 240 और 1024 का। अब क्या मुझे आपको इसका एचसीएफ निकाल के दिखाना पड़ेगा, या आप निकाल लोगे, बताओ। एचसीएफ आता है सबको निकालना? यस मैम। ठीक है, आप ऐसे भी लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो, देखो कितने पर डिवाइड हो सकता है, ये मैक्सिमम कितने पे जा रहा है।
ये जाएगा आपका, एक बार 8 पे ट्राई करें, 4 पर ट्राई करते हैं। तो 4 पर, यस 4 पर ये हो रहा है 960। 960 यहाँ पे लिखा, माइनस किया तो आपको मिला 4, यहाँ से मिला 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 64 रिमाइंडर आया ना, ये एचसीएफ निकालने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। एक और तरीका होता है फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अब 64 से 240 को डिवाइड करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इससे पुराने वाले जो हमारा डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे। 64 से 240 को डिवाइड करो, ये हम एक बार ट्राई करते हैं। 3 पर ये क्या रहेगा नंबर, 192। 4 पर देखे तो 4 पे ज्यादा आएगा, 3 पर करते हैं तो 192। कितना आया माइनस करके, ये आप अपनी नोटबुक में कर रहे हो, बताओ मेरे साथ साथ। Yes, ma'am. ठीक है, 48 से 64 को डिवाइड करो, 1 पर जाएगा। ठीक है, माइनस करके क्या बचा, 16। 16 से 48 डिवाइड, 16 से 48 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 पर, रिमाइंडर बचा 0। तो ये जो लास्ट वाला डिवाइजर है ना, ये हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसका 16 फाइनल आंसर 16 है, यानी 16 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर आप 245 और 1029 को डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। बोलो समझ आया बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करते तो आप कैसे सॉल्व करते, तो आप इस तरह से सॉल्व करते, आप 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते, आप 1029 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते। तो छोटी क्लासेस में आपने सीख ही लिया होगा, है ना, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों के अलग अलग करते और उसके बाद में इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसका एचसीएफ वहां से आप निकालते। आता है ना वो करना सबको? या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये वाला मेथड भी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेम ही क्वेश्चन बोला है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 2053 और 967 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर इस बार सेम नहीं बच रहा। 2053 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 967 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें, जैसे हमने यहाँ पे 5 माइनस किया था दोनों नंबर्स में से, अब हमें क्या करना चाहिए? मैम 2053 में से 5 को माइनस करना है, वेरी गुड, और 967 में से 7 माइनस करना है। 7 माइनस करना है, शाबाश। तो 967 में से 7 माइनस करना है, रिमाइंडर को पहले ही माइनस करके नंबर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2048 और ये आ गया 960। अब ये जो दो नंबर आपको मिले हैं ना, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ तो निकाल लोगे, अब मैंने तरीका बता दिया आपको। ठीक है, ये दोनों Yes, क्वेश्चन ma'am. भी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपको बोला है, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनको रटने का तरीका नहीं, आपको समझने का तरीका बताऊंगी। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे पास दो नंबर हैं, सपोज हमारे पास दो नंबर है ए और बी, या मैं आपको नंबर का एग्जांपल लेके ही बताती हूँ, और जो बात अब बताने जा रही हूँ ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज हमारे पास दो नंबर है, सपोज 2 और 4 ले लो, या कोई और नंबर लेते हैं, 15 और 18 ले लो, चलो 15 एंड 18। ठीक है, 15 एंड 18 का अगर आप एचसीएफ निकालो, ये दो नंबर्स हैं, इनका अगर आप एचसीएफ निकालो तो वो एचसीएफ की वैल्यू इन दोनों नंबर से छोटी आएगी, और एलसीएम जो होगा, मतलब एचसीएफ कभी भी इन दोनों नंबर से बड़ा नहीं होगा। एलसीएम अगर होगा तो एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, एलसीएम की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों नंबर से बड़ी होगी। ये आप करके भी देख सकते हो, है ना, ये आप करके देख सकते हो। जैसे मैं और छोटे नंबर्स का एग्जांपल दे देती हूँ, दो नंबर ले लेते हैं 4 और 6, इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। एचसीएफ छोटा है इन दोनों नंबर से, है ना, और एलसीएम जो होगा इनका वो होगा 12, वो इन दोनों नंबर से बड़ा है। बोलो समझ आई ये वाली बात? तो जब भी हमारे क्वेश्चन में
जब भी हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज पूछी, अगर मान लो हम नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ के ये देखो कि जो आंसर आने वाला है, एक्सपेक्टेड आंसर है, क्या उसकी वैल्यू गिवन नंबर से छोटी होगी या बड़ी होगी आपके हिसाब से। अगर छोटी होगी तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर बड़ी होगी तो आपको एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि 2 टैंकर हैं जिनमें इतने इतने लीटर कैरोसिन ऑयल आता है, ठीक है। आपको वो मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है उस कंटेनर की, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है उस कंटेनर की जो कि इस कैरोसिन ऑयल को मेजर कर सके दोनों टैंकर्स के, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ऐसा ना हो कि कभी भी वो कंटेनर आधा भरा हो, मतलब पूरा ही भरा होना चाहिए। तो मैंने क्लास में जब ये एग्जांपल दिया था ना, तो मैंने आपको समझाया था कि मान लो एक बकेट है, उस बकेट में दूध है, ठीक है। मान लो उसमें 80 लीटर्स दूध है, सपोज 80 लीटर है ना, 80 लीटर दूध है, और दूसरी बकेट में सपोज 90 लीटर दूध है। आपको जब आप दूध लेने के लिए, अगर आपने कभी डेयरी पे आप कभी गए हो, तो उनके पास ना ऐसा कंटेनर होता है मेजर करने के लिए, इस तरीके का कंटेनर होता है। देखो, देखा है किसी ने? डेयरी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, पहले डेयरी अब तो यस कहाँ मैम। होती है, दिल्ली में डेयरी तो बहुत ही कम है। तो इस तरह का कंटेनर होता है जिसमें वो नाप के देते हैं, मेजरिंग कंटेनर होता है ये, है ना। तो इसमें मेजर करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो हमें बकेट में से दूध मेजर करना है, मिल्क, मतलब कोई भी लिक्विड चीज हमें मेजर करनी है, इस कंटेनर की कैपेसिटी इन दोनों वैल्यूज से बड़ी होगी या छोटी होगी? ये जो कंटेनर है इसकी कैपेसिटी 80 लीटर 90 लीटर से छोटी होगी या बड़ी होगी? मैम छोटी। छोटी होगी, है ना। ये जो ये होगा, ज्यादा इसे ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर का हो सकता है, 2 लीटर का हो सकता है ना, या हाफ लीटर का हो सकता है, 500 ml का हो सकता है। तो ये जो, अब यहाँ से समझ में आया आपको? तो ये जो मेजरिंग कंटेनर है ना, जिससे हमें मेजर करना है, कंटेनर विच कैन मेजर, मेजरिंग कंटेनर की कैपेसिटी हमेशा ये जो टैंकर में पूरा ऑयल भरा हुआ है उससे छोटी होगी। तो बताओ इन दोनों, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? HCF। वेरी गुड, एचसीएफ निकालना है हमें। समझ में आ गया? अब वर्ड प्रॉब्लम अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या निकालना है इसमें मुझे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम वर्ड यूज तो किया। आप मैक्सिमम से भी समझ सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम यूज किया ना, तो आप इसका मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए कि आप सही कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना चाहिए कि जो आप आंसर निकालने वाले हो वो आंसर छोटा होगा इन दोनों नंबर से या बड़ा होगा। तो छोटा होगा, यानी कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है कौन से नंबर्स का? 850 और 680। अब इसके बाद तो कितना आसान है ना करना, आता है ना एचसीएफ निकालना। बस सोचो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे दिया। ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ सकता है, चांसेस हैं इसके। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है बस। समझ आया? यस, कर लोगे इसे कैलकुलेट? यस मैम। और मेरे हिसाब से ना इसका आंसर भी मैं बता दूं, ये देखो ये दोनों नंबर 17 की टेबल में आते हैं, तो शायद इसका आंसर 70 लीटर होना चाहिए, 70 लीटर्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक मॉर्निंग वॉक करते वक्त 3 लोग चले और उनके कदमों की जो लंबाई है वो इतनी इतनी है। एक पर्सन के जो स्टेप है, जो कदम है वो है 80 सेंटीमीटर लंबे, दूसरे के 85, तीसरे के 90। तो आपसे पूछा है कि कम से कम कितना डिस्टेंस उन्हें एक साथ चलना चाहिए कि वो सारे के सारे तीनों लोग सेम डिस्टेंस कवर करें कंप्लीट स्टेप्स में। क्योंकि कदम, ऑब्वियस सी बात है, कदम छोटे बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई आगे चल रहा होगा कोई पीछे चल रहा होगा, है ना। स्पीड, उनकी स्पीड अलग अलग होगी। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चले कि वो एक ही सेम डिस्टेंस कवर करे, है ना। तो अब आपको क्या लगता है कि जो आंसर आने वाला है, वो जो डिस्टेंस आने वाला है, वो 80, 85, 90 से छोटा होगा या बड़ा होगा? मैम बड़ा, क्योंकि बड़ा, हमें एग्जैक्टली निकालना है। एग्जैक्टली बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक ही कदम 80 सेंटीमीटर का है, तो डिस्टेंस तो जब वो कवर करेंगे तो वो ज्यादा कवर करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये ज्यादा होगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पर? LCM। एलसीएम निकालना है। और मिनिमम वर्ड यूज किया है, मिनिमम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब भी ये है कि एलसीएम निकालना है हमें।
पर श्योर होने के लिए हमने क्वेश्चन भी समझ लिया। बेटा सभी को समझ में आ रहा है जो लॉजिक में बता रही हूँ आपको? ये कभी भी गलत नहीं करोगे आप अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को समझोगे तो। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में उसे आप यहाँ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, अब आप सोचोगे मैम ये तो क्वेश्चन आपने पीछे कराया है वैसा ही है। नहीं, ये वैसा नहीं है। यहाँ पे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमें कहा था कि ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, बताओ वो कौन सा नंबर होगा। ये वाला नंबर निकालना था जो बाहर लिखा जाता है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, बताओ वो कौन सा नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे और इतना रिमाइंडर बचे। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसे इन नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी अंदर वाले नंबर की बात कर रहे हैं जिसको डिवाइड किया जा रहा है। समझ आया क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला? फाइंड द Yes, लीस्ट ma'am. नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करना, इनसे डिवाइड करना है उस नंबर को। तो वो नंबर बताइए सबसे छोटा नंबर जिसको अगर हम इन नंबर से डिवाइड करें तो हर बार 7 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब क्योंकि इन्होंने लीस्ट वर्ड यूज कर लिया है तो आपको पता है ना आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप क्वेश्चन समझो तो ये जो अंदर वाला नंबर होगा ये बड़ा ही होगा इन नंबर से। भाई आप 12 से किसी नंबर को डिवाइड करो और 7 रिमाइंडर बच रहा है, जाहिर सी बात है वो नंबर 12 से बड़ा होगा। आप 16 से डिवाइड करो किसी नंबर को, रिमाइंडर 7 बच रहा है ना, तो भी वो नंबर भी 16 से बड़ा होगा, यानी इन सब नंबर से वो नंबर बड़ा होगा। यानी हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो एलसीएम किस किस का निकालना है? 12, 16, 24, 36। एलसीएम निकालने के बाद में जो आंसर आएगा, आपसे इन्होंने कहा था कि हर बार 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि वो नंबर निकालने के रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे बताओ, उसमें 7 जोड़ दो। भाई ये जो हम नंबर निकालेंगे ना, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नंबर होगा जो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन रिमाइंडर 7 बच रहा है, यानी वो नंबर 7 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 7 एक्स्ट्रा है, तो यानी आपको आंसर में बाद में 7 ऐड करना है। तो फाइनल आंसर आपको तब मिलेगा जब आप उसमें 7 ऐड कर दोगे। मैं आपको इसे ना एक बार वैसे समझाती हूँ। देखो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे ना 12 इन सारे नंबर्स का, मैं बता देती हूँ आपको इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 की क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 की क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 की क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं, आप इसके पावर की फॉर्म में लिख लो, या आपके सिलेबस में भी है, पावर की फॉर्म में लिखो 2 रेज टू पावर इंटू 3। फिर क्या आएगा? क्या आएगा आगे? 2 रेज टू पावर 4। फिर क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। फिर क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, उनकी क्या देखनी होती है? हाईएस्ट डिग्री। लोअर एलसीएम के केस में हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है। तो 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4, 2 रेज टू पावर 4। और 3 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 raised to 2. 3 रेज टू पावर, हाँ 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 का मतलब हो गया 144। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना इन चारों नंबर्स का, वो आंसर है 144, इसका आंसर होगा। तो 144 ना वो वाला नंबर है 144 जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, एक मिनट, 144 वो नंबर है जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। आप चाहे तो करके भी देख लो, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा इस केस में। ये देखो 0 रिमाइंडर बचा, लेकिन हमारे तो क्वेश्चन में कहा था कि रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर में 7 ऐड कर देंगे। तो अब क्या नंबर मिल गया हमें? हमें मिल गया 151। ये आपका फाइनल नंबर है जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला था। आप 151 को चाहे 12 से डिवाइड करो, चाहे आप 16 से डिवाइड करो, आपको हर केस में 7 रिमाइंडर बचेगा। समझ आया सबको? बोलो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है ये,
इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। 151 इसका फाइनल आंसर है। पहले एलसीएम निकालो सारे नंबर्स का, फिर उसमें जो भी रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो, ठीक है। बोलो। यस मैम, आगे यस समझ। मैम। अब मुझे ये बताओ, ये वाला अगर आपको आ गया है, इसका बताओ इसमें क्या करेंगे 16th क्वेश्चन में। मैम इसमें HCF निकालेंगे। हाँ, इसमें एचसीएफ निकालेंगे, लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है, यहाँ से भी हमें पता चल गया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि मेजर करने के लिए टेप कितनी लंबी होनी चाहिए, जिससे हम तीनों डायमेंशन मेजर कर सकें उसकी। ऑब्वियसली बात है, टेप की लेंथ ये जो होगी इन डायमेंशन से कम होगी, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। और इसके साथ ही इस तरह के वर्ड, इसकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, 3 साइड है ना इसकी, अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे मान लो ये वाली जो साइड है बीसी, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बीसी के पैरेलल। तो ये कह रहे हैं कि बीसी के पैरेलल जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, ये 2 पॉइंट्स पर, हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। वो भी हमने लिख दिए वो दोनों पॉइंट्स, बाकी दोनों साइड्स को। जैसे ए बी वाली साइड जो है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर, और ए सी वाली साइड को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर। अगर ऐसा करते हैं तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये कह रहे हैं ये, ठीक है। जो इनका रेशियो होगा ना डिवीजन का, वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। ये देखने में भी आपको पता चल रहा होगा, है ना। समझ आया बेटा? बोलो। अब स्टार्ट यस करें। मैम। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, स्टेटमेंट मैंने समझा भी दिया आपको। उसके बाद ये कहानी लिखेंगे, वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बीसी। मतलब जो जो इस फिगर में दिया हुआ है ना, जो बनाया है हमने, वो सब कुछ लिखना है यहाँ पे, कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एक लाइन पैरेलल है बीसी के, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों साइड्स को डी और ई पॉइंट पर, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है, कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, अच्छा हाँ सॉरी, कंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। हमें पहले यहाँ पे टू प्रूव जो है ना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, यानी जितना ए डी अपॉन डी बी है उतना ही ए ई अपॉन ई सी है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, वो लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बी से ई को और सी से डी को ज्वाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन इस तरह से, एक बच्चे ने क्लास में पूछा था कि मैम ये डॉटेड लाइन क्यों बनाते हैं हम, तो मैंने कहा ये डॉटेड लाइन वो रिप्रेजेंट करता है जो हमने अपनी तरफ से एडिशन किया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में नहीं थी, क्वेश्चन में सिर्फ वो डार्क लाइन वो वाली थी जो हमें क्वेश्चन में, मतलब ये जो डार्क बनी, सॉलिड लाइंस जो बनी हुई हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये दिया हुआ था पहले से, ये नहीं दिया हुआ था, ये हमने ऐड किया अपनी तरफ से, इसलिए इन्हें डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये दोनों लाइंस हमने बना दी। उसके बाद हमें बनाने हैं 2 परपेंडिकुलर। तो ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, उसको भी डॉटेड ही बनाएंगे, ठीक है। और डी से ए ई पर भी एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें, उसको भी डॉटेड ही बनाएंगे। परपेंडिकुलर के जो फुट है, यानी जहाँ पे परपेंडिकुलर खत्म हो रहा है, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एन और एम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है कंस्ट्रक्शन में। तो ये आपको जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया ना वो लिखना है, जॉइन, ये ही लिखना है, मैं यहाँ लिख भी नहीं रही हूँ, ये लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बी और सी डी को ज्वाइन करो और एक परपेंडिकुलर बनाओ ए सी पर, ए सी। आप बोलोगे मैम ए सी पे कहाँ बनाया, हमने तो यहाँ तक बनाया ना, ए ई पर बनाया है बेटा। ए ई और ए सी एक ही तो लाइन है, ए सी का ही तो हिस्सा है ए ई। यस
तो डीएम जो है ना, ये चीज यहाँ समझ लेना अच्छे से, डीएम परपेंडिकुलर एई पर भी है और डीएम ही परपेंडिकुलर एसी पर भी है, दोनों पर, क्योंकि एक ही लाइन का हिस्सा है ये, एई का, एसी का ही हिस्सा एई है। ये अभी कंसेप्ट आगे यूज होगा क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरह से मुझे आप बताओ कि ईएन किस किस पर परपेंडिकुलर है। मैम एडी और एबी के। एडी और एबी पर भी है, क्योंकि एबी का ही हिस्सा एडी है। ठीक है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है, ये आगे यूज भी होगा क्वेश्चन में। तो अब कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको क्या अगला स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। तो प्रूफ में आपको क्या करना होता है बेटा, आपको एरिया निकालना होता है। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल एडीई का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाँ। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ना हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, मैं कलर करके दिखा देती हूँ आपको किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। इसमें दो परपेंडिकुलर है, एक ईएन है और एक डीएम है, दो बनाए हैं हमने, है ना। आप अगर ईएन की बात कर रहे हो तो जब आप ईएन को हाइट लोगे तो बेस लोगे एडी को, जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर बना हुआ है उसको बेस लोगे। और अगर आप डीएम को परपेंडिकुलर लोगे तो आप बेस लोगे एई को। ये चीज सबको समझ में आ गई, ये बताओ। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले आप आपकी मर्जी है कि आप किस कौन से परपेंडिकुलर को पहले कंसीडर करते हो। मान लो हम पहले ईएन को लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी कलर कर देती हूँ दूसरे कलर से। अभी हम बात कर रहे हैं कौन से परपेंडिकुलर की, इसकी। तो ये वाला बेस होगा इसके इसके अकॉर्डिंग। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बेस का नाम एडी है ना, इंटू ईएन। ईएन, शाबाश, ये हो गया। उसके बाद में एरिया निकल गया, ये वाली चीज आ गई, एरिया एडी 1/2 एडी। अब इसी तरफ के नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, नीचे दो ट्राइंगल बने हुए हैं, मैं कलर करके दिखाती हूँ आपको। इसको ग्रीन कर देते हैं, ये। अब मैंने क्योंकि आपको बताया था कि पूरी एक ही लाइन है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एडी पर भी परपेंडिकुलर है, ये डीबी पर भी परपेंडिकुलर है, ये पूरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर है ना। तो ये अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल की बात करो, मतलब मैं बात कर रही हूँ ट्राइंगल एरिया निकालना है हमें नीचे वाले ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम बताओ मुझे, मैंने हाईलाइट कर दिया है, नाम बताओ। बीडीई। शाबाश, एक ही बच्ची पढ़ रही है लग रहा है क्लास में। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यस। तो अब क्योंकि इस वाले ट्राइंगल की बात करें, इस तरफ वाले, तो इस पे मुझे बताओ परपेंडिकुलर यही वाला लेंगे, ईएन वाला, इसी तरफ वाला जो इस साइड पर परपेंडिकुलर है एबी पर, क्योंकि डीबी एबी का हिस्सा है। बेस क्या लेंगे, बीडी। हाँ, बीडी आपका बेस होगा। बीडी कहो या डीबी कहो, डीबी सही रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो डीबी, डीबी बेस हो गया। और इस बेस के ऊपर, ये जो बेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ईएन, ठीक है। आपको बेशक नीचे ना दिख रहा हो, लेकिन वो परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर है। तो डीबी पर भी, डीबी भी इसी लाइन का हिस्सा है, तो डीबी पर भी वो परपेंडिकुलर है। बस इतनी चीज याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। एडी इंटू एन हो गया, डीबी इंटू एन हो गया, ये दो निकल गए। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाला परपेंडिकुलर लेंगे, दूसरी साइड वाला। तो अब उसे कलर कर लेते हैं, ऑरेंज कलर कर लेते हैं, चलो इसे। इस परपेंडिकुलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, दोबारा से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल का, एडीई का, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर दूसरा ले रहे हैं हम। तो 1/2 यही फॉर्मूला होगा। मुझे बताओ ये जो परपेंडिकुलर है डीएम, बेस क्या होगा? डीई। डीएम परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बेस बताओ, बेस। मैम एई। एई, शाबाश, एई। एई जो साइड है, लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये बेस है। तो एई इंटू हाइट, DM। हाइट की जगह क्या लिखेंगे? डीएम, शाबाश। बिल्कुल इसी तरह से इसके नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, अब उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, इस वाले ट्राइंगल का? हाईलाइट कर देते हैं इसे,
इसे ब्लू B. कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ब्लू तो नहीं है इसमें, हाँ ये रहा ब्लू। ये वाले ट्रायंगल की बात करें, देखो इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। Ma'am, B. ट्रायंगल बताओ नाम। BDE. हाँ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? Ma'am, DEC. DEC. B. यस, DEC। DEC, ठीक है। जैसे इसका नाम आपने रखा था, इसका BD ही रखा था ना, तो इसका आप रख सकते हो DEC रख सकते हो, या CED रख सकते हो। E को बीच में रखना, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। DEC उसी सीक्वेंस में रखना जिस सीक्वेंस में आपने इसे रखा था। तो 1/2 इंटू बेस। अब मुझे बताओ बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो यही वाला लेंगे DM। बेस क्या होगा? मैम EC। EC, शाबाश, EC। ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर DM बना हुआ है। मुझे बताओ अभी तक किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? याद तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ऊपर वाले ट्रायंगल का 2 बार एरिया निकालना है, एक बार ये वाला परपेंडिकुलर लेकर EN लेकर, और एक बार DM लेकर। और नीचे के 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड का और एक बार राइट हैंड साइड का। ये 4 एरिया निकालने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट अच्छा अभी हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे। इसके बाद ना हमें यहीं पर रेशियो निकाल लेना चाहिए था। ये जो 2 एरिया निकाले ना हमने, इसके बाद इनका एरिया निकालेंगे। मैं क्या करती हूँ, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, इसको मैं दोबारा लिख दूंगी अभी। इनका एरिया निकालने से पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? अपॉन में डिवाइड करके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ट्रायंगल BDE रेशियो निकाल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो निकलेगा तो राइट का भी निकलेगा। क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, क्या बचा? AD अपॉन DB। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई? वो जो हमने अभी एरिया 2 एरिया और निकाले थे। क्या निकाला था? एक तो निकाला था AD का एरिया, वो आया था 1/2 इंटू AE इंटू DM, और दूसरा आया था एरिया ऑफ CED या DEC 1/2 इंटू EC इंटू DM, यही आया था बिल्कुल। अब इनका भी Yes. रेशियो निकालना है। ये जो 2 एरिया आए हैं ना, इनका भी रेशियो निकालना है आपको। 1 मिनट, A. EC. हाँ 1 मिनट बेटा, क्या हो गया? हाँ, यहाँ एरिया निकालना है। इसको जरा इरेज कर दे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब स्पेस बन गया। अब लिखते हैं, तो अब इसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकालेंगे फटाफट से, इस तरह से अपॉन में रखकर DEC, ठीक है। दिस अपॉन दिस 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, क्या बचा? AE अपॉन EC। ये कौन सी इक्वेशन नंबर होगी? इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो यहाँ से, अब आपको एक चीज लिखनी है जो बुक में नहीं लिखी है, शायद लिखी है, बुक में भी लिखी है, कई बच्चों ने अपने प्रूफ में नहीं लिखी थी। ये जो 2 ट्राइंगल है ना, मैं आपको ऊपर डायग्राम में दिखाती हूँ। ये 2 ट्राइंगल आप ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ना ये वाली लाइन कॉमन है, DE, ठीक है। ये DE कॉमन है, और ये जो DE है और BC ये दोनों पैरेलल है। तो ऐसे 2 ट्राइंगल जो 2 कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में बने और जिनका बेस कॉमन हो, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। बोलो समझ आई बेटा ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ी थी आपने थ्योरम, कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, उनके बीच में 2 ट्राइंगल बने हुए हैं। सपोज एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल सपोज ये बना हुआ है,
तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये कॉमन बेस है इनका और दो कॉमन पैरेलल लाइंस के बीच में ये बने हुए हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है, यानी एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ये वाली चीज। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अच्छा, इसका रीजन भी बताएंगे हम, इसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों है ऐसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन में कि बिकॉज ट्राइंगल BDE एंड DEC, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये इनका सेम बेस है, द लाई ऑन द सेम बेस, लाई ऑन द सेम बेस। क्या बेस सेम है? DE कॉमन बेस है इनका, DE, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, पैरेलल लाइन भी सेम है दोनों के बीच की, DE एंड BC। इस वजह से इनका एरिया बराबर है। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, BDE की जगह DEC रख सकते हो एरिया, और दोनों को मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो आप क्या करो, ये वो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में आप BDE की जगह DEC रखो, देखो क्या मिलेगा आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की जगह क्या रखा? DEC। बस इसका ये चेंज किया है, इसकी जगह इसे रखा है, बाकी सब सेम रहेगा, राइट हैंड साइड वाला सेम रहेगा, AD अपॉन DB। ये मिल गई आपको थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना है। देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन सेम है, तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन भी सेम होना चाहिए। यानी यहां से हमें मिला AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट, हैंस प्रूफ। ये था हमारा पूरा प्रूफ इसका BPT का। ठीक है, ये देख लो एक बार।